First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी फॉर क्लास 12th. सो ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. प्रोबेबिलिटी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड एंड ऑल स्टेट बोर्ड्स, जहाँ पे ये चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी इंक्लूड है. एंड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो ये जो चैप्टर है, आज हमने इस चैप्टर को कुछ पूरे चैप्टर के कंसेप्ट्स हम नहीं देखेंगे. यानी कि इस चैप्टर जो हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, कंप्लीट चैप्टर, all concepts with examples and formulas we will see here. पूरा चैप्टर नहीं देखेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि हमने इस चैप्टर को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है. पार्ट फर्स्ट हम देख चुके. दिस इज अवर सेकंड पार्ट. ये हमारा पार्ट सेकंड है ऑफ दिस चैप्टर प्रोबेबिलिटी. फर्स्ट पार्ट में हमने प्रोबेबिलिटी चैप्टर की एक्सरसाइज फर्स्ट के concepts देखे थे. All concepts with examples and formulas. But अब हम इस वीडियो में एक्सरसाइज सेकंड के सभी concepts with examples and formulas देखेंगे. Okay, so without wasting our time, let's start the topics. So now we are having first topic, which is multiplication theorem. बहुत ही important concept है इस exercise का. ठीक है, तो multiplication theorem main concept है इस exercise का. देखो ये क्या है? It is a rule. It is a rule in probability theory. ये probability theory में क्या है? एक rule है that describes the probability of two or more events happening at the same time साइमल्टेनियसली. यानी कि ये जो रूल है ये कब अप्लाई होता है? प्रोबेबिलिटी चैप्टर का ये रूल है कि जब दो या दो से ज्यादा इवेंट एक साथ एक ही टाइम में साइमल्टेनियसली, ठीक है, अकर हो रही है, हैपन यानी आर हैपनिंग, तो ये रूल क्या हो जाएगा? तब हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का यूज करेंगे. कब होगा? जब दो इवेंट एक साथ एक ही समय में हो रही है. ठीक है, यानी कि एक ही समय में, ठीक है, एक साथ जब दो इवेंट एक ही समय में होगी तब हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का यूज करेंगे. समझ गए आप? जैसे कि अब देखो इसमें दो कंडीशन है. एक तो हमारा फॉर डिपेंडेंट इवेंट्स, फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. अगर एक साथ की बात करें जैसे कंटिन्यूअसली जैसे कि हमने पहले कंटिन्यूअसली या सक्सेसिव की बात करी, दो इवेंट्स कंटिन्यूअसली और सक्सेसिवली, तब हम किसका यूज करेंगे? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का यूज करेंगे. अब ना यहाँ पे दो केस हमारे इवॉल्व हो रहे हैं. फर्स्ट हमारा डिपेंडेंट, जब हमारे क्या हो, जब बोथ इवेंट्स आर डिपेंडेंट, जब दोनों इवेंट्स क्या हो, डिपेंडेंट हो. और दूसरा केस है जब दोनों इवेंट्स क्या हो, इंडिपेंडेंट हो. देखते हैं एग्जांपल, तो आपको समझ में आया मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का यूज हम प्रोबेबिलिटी में कब करते हैं? जब दो या दो से ज्यादा इवेंट एक ही समय में हो रही है, तब हम क्या यूज करेंगे? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का यूज. अब दो केस इवॉल्व होते हैं, फर्स्ट डिपेंडेंट, सेकंड इंडिपेंडेंट. ये देख लेते हैं. ठीक है, देखो हमने एक डाई को थ्रो किया. ठीक है, हमने एक डाई को थ्रो किया, उस पे हमें 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? तो एक हमारी इवेंट आ गई कि जब हम किसी डाई को थ्रो कर रहे हैं तो उस पे 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये हमारी इवेंट फर्स्ट हो गई. सेकंड इवेंट हमसे बोला जा रहा है हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं. ठीक है, पहले हमने डाई को रोल किया. ठीक है, तो डाई पे 6 आने की प्रोबेबिलिटी आने की जो वो है इवेंट हमारे पास फर्स्ट है. ठीक है, वो इवेंट फर्स्ट है. सेकंड हमारे पास इवेंट है जब हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं. जब कॉइन को टॉस करेंगे तो उस पे है कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी. दो इवेंट हो गई. एक तो हमें क्या चाहिए, एक हमारे पास इवेंट फर्स्ट क्या है,
इवेंट फर्स्ट हमारे पास है, यानी प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड आने की उस पे डाई पे 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, डाई पे 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6। ठीक है, दूसरी इवेंट क्या है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी पॉइंट पे, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। तो ये दोनों जो इवेंट है ना, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ये दोनों एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, ये दोनों क्या हो रही है, सक्सेसिव इवेंट है, कंटिन्यूअसली हो रही है। तो आप याद रखना कि आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम तभी यूज करना है जब दो इवेंट कंटिन्यूअसली हो रही हैं, ठीक है, एक ही समय में, तब हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का यूज करेंगे। लेकिन टू केस यहाँ पे है, टू कंडीशन है, फर्स्ट डिपेंडेंट, सेकंड इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट का मतलब जब दोनों इवेंट एक दूसरे से कोई अफेक्ट नहीं कर रही, ठीक है, कोई कनेक्शन नहीं है उनका, एक इवेंट अलग एक इवेंट अलग, ठीक है, उसका कोई अफेक्ट नहीं हो रहा उस पे। ठीक है, जैसे हमने बोला एक डाई को हमने थ्रो किया, एक डाई को हमने रोल किया, और ये हमारे पास इवेंट फर्स्ट थी, और सेकंड हमने कॉइन को टॉस किया। दोनों इवेंट क्या है, एक दूसरे से सेपरेट है, इन दोनों का कनेक्शन नहीं है, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इसकी अलग प्रोबेबिलिटी, इसकी अलग प्रोबेबिलिटी। अब बात करेंगे डिपेंडेंट की। डिपेंडेंट केस में क्या होता है, एक बैग में 5 बॉल है, ठीक है, एक बैग है उसमें 5 बॉल है, टोटल बॉल्स कितनी है, 5, 3 रेड है और 2 है ब्लैक। ठीक है, हमसे बोला जा रहा है हमारे पास दो इवेंट है जो साइमल्टेनियसली हो रही है, साइमल्टेनियसली अकर हो रही है। इवेंट फर्स्ट बोला जा रहा है कि हमसे जो हमारे बैग में से फर्स्ट टाइम में रेड बॉल हमें निकालनी है, ठीक है, और रेड बॉल निकालनी, फिर हमें जब हम 5 बॉल है, हमने उसमें से रेड बॉल एक निकाल ली, तो हमारे पास 4 बॉल बच गई, हमें वहां पे रिप्लेस नहीं करना है। ठीक है, जो हमारी निकाली हुई, जो हमने बॉल को निकाला है, उसको बैग में रिप्लेस नहीं करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब हमारे पास 5 बॉल्स थी, उसमें से हमने एक बॉल निकाल ली, तो 4 बॉल्स लेफ्ट है, 4 बॉल्स आर लेफ्ट। तो ये क्या हो जाएगा, जब हमने फर्स्ट बॉल को निकाला तो इसने दूसरी इवेंट को अफेक्ट किया ना किया, डाटा हमारे पास पहले क्या था, टोटल बॉल्स कितनी थी, 5 थी, अब डाटा चेंज हो गया, अब कितनी बॉल्स बची, 4 बच गई, यानी कि फर्स्ट इवेंट ने सेकंड इवेंट को अफेक्ट किया, क्योंकि पहले 5 बॉल्स थी, अब क्या हो जाएंगी, 4 बॉल्स से, डाटा चेंज हो गया हमारा। तो पहले हमने फर्स्ट इवेंट में बॉल को निकाला बैग में से, तो इसका अफेक्ट किस पे पड़ेगा, सेकंड इवेंट पे पड़ेगा, क्योंकि पहले तो 5 बॉल्स थी, अब 4 लेफ्ट है, तो पड़ा ना पड़ा। तो इसीलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, इवेंट्स डिपेंडेंट है एक दूसरे पर। ठीक है, तो हमने देखा कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में टू केस इवॉल्व होते हैं, फर्स्ट हमारा डिपेंडेंट, सेकंड इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट यानी जब दो इवेंट्स एक दूसरे पर डिपेंड कर रही हैं, ठीक है, अफेक्ट करती हैं दोनों इवेंट्स एक दूसरे पर। लेकिन इंडिपेंडेंट केस में दोनों इवेंट्स सेपरेट हैं, इनसे एक दूसरे का कनेक्शन नहीं है। ठीक है, सक्सेसिव हो रही है, कंटिन्यूअसली हो रही है दोनों इवेंट, बट अफेक्टेड नहीं है, फर्स्ट इवेंट अलग सेकंड इवेंट अलग, उसने फर्स्ट इवेंट का अफेक्ट सेकंड इवेंट पे नहीं है। लेकिन यही इन दिस केस, इन फॉर डिपेंडेंट इवेंट्स, बोथ इवेंट्स आर अफेक्टेड। ठीक है, यानी फर्स्ट इवेंट विल अफेक्ट अदर इवेंट, अफेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये हमने देखा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। अब हम इसके एग्जांपल से एक्सप्लेन करेंगे आपको। देखो, अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फॉर डिपेंडेंट इवेंट्स। ओके, देखो डिपेंडेंट में आपको एक वर्ड देखने को मिलेगा, विदाउट रिप्लेसमेंट। हम इसमें रिप्लेस नहीं करेंगे, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो ड्राइंग वॉल्स विदाउट रिप्लेसमेंट, यहाँ पे हम देख रहे हैं, हमने एक एग्जांपल लिया है, ए बैग कंटेन्स 15 रेड वॉल्स। एक बैग है जिसमें 15 रेड वॉल्स हैं, ओके, एंड 5 ब्लू वॉल्स, और ब्लू वॉल्स कितनी है, 5। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 2 रेड वॉल्स, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, ऑफ ड्राइंग 2 रेड वॉल्स, दोनों कैसी हैं, रेड वॉल्स हैं, वन आफ्टर द अदर। पहले एक रेड वॉल ड्रॉ की, फिर नेक्स्ट राउंड में नेक्स्ट इवेंट हमारी है, फिर हमने रेड वॉल फिर से उसमें से
टेक आउट की, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट। हमने फिर क्या करा, रिप्लेस नहीं किया, यानी हमने जब पहली बॉल निकाली तो फिर उसके अंदर हमने फिर दोबारा से नहीं रखी उस बैग के अंदर, ओके। तो विदाउट रिप्लेसमेंट, हमने रिप्लेस नहीं किया, तो इसमें आपको डिपेंडेंट में एक वर्ड देखने को मिलेगा, विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो अब देखो हमारे पास दो इवेंट है, ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम यूज होगी, क्यों, क्योंकि दो इवेंट हमारी एक ही समय में हो रही है, एक ही समय में कंटिन्यूअसली हो रही है। तो फर्स्ट का क्या है हमारे पास इवेंट, रेड बॉल निकाल रहे हैं हम बैग से, ओके। सेकंड इवेंट क्या है, रेड बॉल, सेकंड इवेंट भी हमारे पास बिल्कुल सेम है कि हम रेड बॉल निकाल रहे हैं, लेकिन ये दोनों, ये जो इवेंट है ना, फर्स्ट इवेंट ये अफेक्ट कर रही है सेकंड इवेंट को, क्योंकि हमने बॉल को रिप्लेस नहीं किया, हमने बॉल को निकाला, फिर हमने बॉल को दोबारा से नहीं रखा, हमने रिप्लेस नहीं किया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, विदाउट रिप्लेसमेंट। आप वर्ड देखना, जब विदाउट रिप्लेसमेंट आ जाए तो डिपेंडेंट फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हम देखेंगे यहाँ पे, देखो टोटल वॉल्स कितनी है हमारे पास, टोटल वॉल्स कितनी है, टोटल वॉल्स हमारे पास है 15 रेड प्लस 5 ब्लू, 5 ब्लू, तो ये कितनी हो जाएगी, 20 वॉल्स, ठीक है। हमारे पास इवेंट, फर्स्ट इवेंट है ए, ठीक है, इवेंट ए। तो इवेंट ए हमारे पास क्या है, कि जो हमारी ड्राइंग जो हमने ड्रॉ किया है, वॉल ड्राइंग फर्स्ट वॉल इज रेड, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इवेंट ए है, जो विच टेल्स ड्राइंग फर्स्ट वॉल इज रेड। देखो दे रखा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग टू रेड वॉल। तो फर्स्ट क्या हुई, हमने फर्स्ट पहले रेड वॉल को निकाला है, ठीक है, ड्रॉ किया है, तो इसकी हम क्या फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी फाइंड कर देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम क्या है हमारे पास, रेड वॉल, रेड वॉल कितनी है 50 अपॉन टोटल आउटकम, तो टोटल आउटकम क्या है हमारे पास 20, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 4, इसे कैंसिल कर दिया 5 से, ठीक है। अब हमारे पास है इवेंट, सेकंड इवेंट, सेकंड इवेंट है हमारे पास, इसको बोलेंगे बी अपॉन ए, ठीक है। ये हमने बी अपॉन ए इसलिए बोला क्योंकि अब ये क्या कह रही है, ड्राइंग सेकंड वॉल इज रेड। ये हमसे यही बोला गया है कि जो सेकंड वॉल हमें ड्रॉ करनी वो भी रेड है, लेकिन अब फर्स्ट वॉल हम निकाल चुके, फर्स्ट वॉल हमने ड्रॉ कर ली, विच वाज रेड। गिवन हमें ये भी दे रखा है, गिवन द फर्स्ट गिवन द drawing first wall was red। अब हमें ये भी दे रखा है कि हमने फर्स्ट वॉल जो ड्रॉ की है वो क्या थी, रेड थी, ठीक है। तो अब हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ v अपॉन a, तो ये क्या हो जाएगा, देखो अब हमारे पास डाटा चेंज हो गया, अब हमारे पास कितनी वॉल बची, हमें रेड वॉल निकालनी है ना, तो रेड वॉल अब 50 नहीं बची, लेफ्ट रेड वॉल अब हमारे पास कितनी बची रेड वॉल्स, अब बची 14, क्योंकि हम 15 थी, एक तो हमने फाइंड कर ली, एक तो हमने ड्रॉ कर ली, ठीक है। तो अब वो क्या हो जाएगा 14 लेफ्ट, एंड टोटल लेफ्ट वॉल्स, अब टोटल कितनी वॉल्स बची, पहले हमारे पास 20 वॉल्स थी, बट अब हमने एक वॉल निकाल ली, विच वॉज रेड, so 19 walls are left, total left walls are 19, ठीक है। लेफ्ट रेड वॉल्स कितनी है 40, तो बस हम ये फाइंड कर लेंगे 40 अपॉन 19। तो आपने देखा, अगर हम कि ये जो सेकंड इवेंट है, ये जो फर्स्ट इवेंट है, इसने सेकंड इवेंट को अफेक्ट किया, डाटा चेंज हो गया। अभी तक हम क्या ले रहे थे, हम टोटल वॉल 20 ले रहे थे, लेकिन अब हमने बॉल को ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ करने के बाद हमारे पास
जो बॉल बची कितनी बची 19 बॉल बच गई, ठीक है, तो हम अपॉन 19 लिखेंगे। अब हमारे पास हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है, तो देखो अब हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है। हमें फाइंड करना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन वी इक्वल्स टू में जब दो इवेंट साइमल्टेनियसली होंगी और डिपेंडेंट होंगी तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। कौन सा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन वी इक्वल्स टू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू मल्टीप्लाइड प्रोबेबिलिटी ऑफ वी ओवर ए, ठीक है। तो ये हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो हमने फाइंड कर लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है हमारा 3/4 मल्टीप्लाइड प्रोबेबिलिटी ऑफ वी अपॉन ए 14/19, तो ये हो जाएगा, बस मल्टीप्लाई कर देंगे, से कैंसिल कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 21/38 आंसर, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन वी, ये दोनों इवेंट क्या हो रही है? साइमल्टेनियसली हो रही है और एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं डिपेंडेंट है एक दूसरे पर, ठीक है, यानी फर्स्ट इवेंट जो है वो सेकंड इवेंट पर डिपेंडेंट है, अफेक्ट कर रही है, ठीक है, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे यूजिंग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। अब हमने ये एग्जांपल देखा फॉर डिपेंडेंट इवेंट्स, यहाँ पे हमने देखा विदाउट रिप्लेसमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है विदाउट रिप्लेसमेंट, देख लेना, जहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट दिख रहा है बॉल को हम ड्रॉ कर रहे हैं, फिर लिखा हुआ है वर्ड विदाउट रिप्लेसमेंट, देन वी विल यूज दिस फॉर्मूला, ओके। फॉर डिपेंडेंट तो हमारा केस जो इवॉल्व है वो किसका है? इवॉल्व केस ऑफ डिपेंडेंट इवेंट्स। अब नेक्स्ट देखेंगे फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। फिर नेक्स्ट हमारे पास फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। अभी नेक्स्ट केस है हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अभी जो दोनों इवेंट्स है ना वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, सेपरेट है, दोनों का कनेक्शन नहीं है, ठीक है, दोनों जो फर्स्ट इवेंट है वो सेकंड इवेंट को अफेक्ट नहीं करेगी। देखो हमने एक एग्जांपल लिया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ 6 ऑन डाई एंड देन फ्लिपिंग हेड्स ऑन अ कॉइन इज, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। दो इवेंट्स हैं, फर्स्ट बोला जा रहा है जब हम एक डाई को थ्रो कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए? 6 चाहिए, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 6 आने की। सेकंड है हमारे पास सेकंड इवेंट है विच टेल्स, अब हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो वहां पे हमें हेड चाहिए, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है। दोनों इवेंट है, क्या हो रहा है? दोनों इवेंट्स, तो हम बोलेंगे इवेंट ए इवेंट क्या है? रोलिंग अ 6 ऑन डाई, ठीक है, ये हमारे पास इवेंट ए है, इसको हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर जो इवेंट ए है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो 1/6 हो जाएगा, क्योंकि फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, तो 6 हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने टाइम्स है? ओनली 1 टाइम, ठीक है, क्योंकि हम जब हम डाई को रोल करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ये हमारे पास आउटकम है। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए फेवरेबल 6 चाहिए, तो 6 क्या है? 1 टाइम अपॉन टोटल कितने केस हैं? टोटल क्या आउटकम है? टोटल आउटकम कितने हैं? 6, तो हो गए फेवरेबल आउटकम 1 टाइम अपॉन टोटल आउटकम 6, ये हमारे पास हो गया 6 आने की प्रोबेबिलिटी। इवेंट बी है, इवेंट बी क्या है? फ्लिपिंग heads on the coin, on a coin, ये हमारे पास इवेंट वी। तो अब हमारे पास इवेंट प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे इवेंट वी की, क्या हो जाएगा? हमें हेड चाहिए, हेड, देखो दो ही तो आउटकम है जब कॉइन को टॉस करेंगे, हेड और टेल, हमें क्या चाहिए? हेड चाहिए, तो हेड क्या होती है प्रोबेबिलिटी? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, टोटल आउटकम फेवरेबल आउटकम हमें केवल एक मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हेड 1 टाइम ही होगा, अपॉन टोटल आउटकम, दो ही तो कंडीशन है, दो ही तो हमारे पास आउटकम है, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स v इक्वल्स टू 1/2। हमें फाइंड करना है p प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन v, ठीक है,
कैसे फाइंड करेंगे? इंडिपेंडेंट का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, देख लेना। अगर हमारे पास जब दो इवेंट साइमल्टेनियसली हो रहे हैं यानी कंटिन्यूअसली और सक्सेसिवली और ठीक है एंड इंडिपेंडेंट है, तब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे यूजिंग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ठीक है, ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन रूल है हमारे पास, यूजिंग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ठीक है, तो ये फॉर इंडिपेंडेंट किसके लिए है? फॉर इंडिपेंडेंट के लिए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए। तो अब हमने फाइंड कर लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, दिस इज 1/6 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, दिस इज हाफ। दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस तो आ जाएगा 1/12, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देखा when two events are happening simultaneously. Okay, but now अब हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे 3 events के लिए। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फॉर 3 और मोर इवेंट्स। ठीक है, वो देखेंगे, उसके एग्जांपल्स लेंगे। तो देखो एक बार हम फिर से यहाँ पे आपको दोनों फॉर्मूले लिख रहे हैं। एक तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन वी था। ठीक है, क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ वी अपॉन ए। ये किसके लिए था? ये हमारा केस है फॉर डिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, क्या है? डिपेंडेंट इवेंट्स। सेकंड है हमारा फॉर इंडिपेंडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन वी इक्वल्स टू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये किसके लिए है? फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ओके, ये इंडिपेंडेंट के लिए था व्हेन event A doesn't affect event V, and when for dependent we will see event A will affect event B. ठीक है, तो ये डिपेंडेंट के लिए है, ये इंडिपेंडेंट के लिए है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन रूल है हमारा। तो हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फॉर 3 और मोर इवेंट्स। ओके, हमने एग्जांपल देखा था पहले फॉर 2 और 2 इवेंट्स के लिए, एंड अब है हमारे पास 3 और मोर इवेंट्स के लिए। तो इसमें भी वही केस है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो जब हमारे पास अब 3 इवेंट्स हैं, इवेंट्स ए, इवेंट बी, इवेंट सी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखो जब हमने दो का निकाला था तो क्या था हमारे पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ वी गिवन इवेंट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। बस ये था हमारे लिए इवेंट 2 का, जब 2 इवेंट साइमल्टेनियसली, सक्सेसिवली और कंटिन्यूअसली हो रही है। बट अब क्या है? अब ये जो इवेंट्स हैं ये हमारे पास 2 इवेंट्स नहीं है, अब 3 इवेंट्स हैं। तो क्या हो जाएगा? अब हम करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी। ये है हमारे पास 3, थर्ड इवेंट है विच इज सी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन ए इवेंट ए एंड इवेंट बी बोथ हैव ऑलरेडी अकर्ड। ओके, समझ गए? तो ये हमने देखा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फॉर 3 इवेंट्स। ठीक है, पहले हमने देखा था फॉर 2 इवेंट्स एंड नाउ वी आर हैविंग फॉर 3 इवेंट्स। तो बस 3 इवेंट में क्या है? अब हमने प्रोबेबिलिटी पहले हमने यहाँ तक देखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड इवेंट व्हेन फर्स्ट इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट थर्ड व्हिच इज सी गिवन बोथ प्रोबेबिलिटी ए एंड बी हैव ऑलरेडी अकर्ड। बस इतना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारी हो जाएगी 3 और मोर इवेंट्स के लिए। तो हमने इसके बेस पे एग्जांपल लिया है, क्या है? इमेजिन ड्राइंग 3 कार्ड्स फ्रॉम स्टैंडर्ड डेक विदाउट रिप्लेसमेंट। बोला था कि अगर डिपेंडेंट होगी तो इसके अंदर वर्ड यूज होगा विदाउट रिप्लेसमेंट।
ठीक है, the probability of drawing 3 king can be calculated using this theorem. हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है इस मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का यूज करके। देखो क्या बोला है इस क्वेश्चन में, इमेजिन ड्राइंग 3 कार्ड्स। हम ना एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, उसमें से हम 3 कार्ड्स ले रहे हैं, 3 कार्ड्स निकाल रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, ओके, विदाउट रिप्लेसमेंट। अब हम उसमें से कोई भी कार्ड रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, निकालने के बाद उसके अंदर दोबारा से नहीं रख रहे, ठीक है, दोबारा से पुट नहीं कर रहे, विदाउट रिप्लेसमेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 3 किंग। और जो हमारे पास जो हम कार्ड निकाल रहे हैं ना, वो किसके कार्ड है, 3 किंग्स, कार्ड ऑफ किंग्स आर देयर, ओके, ड्रॉइंग कार्ड्स फ्रॉम डेक ऑफ कार्ड्स व्हिच आर ऑफ किंग, ठीक है, वो किसके हैं, किंग के हैं, कैन बी कैलकुलेट है। बस हमें ये यूज करना है इस थ्योरम की हेल्प से, इस मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो क्या करेंगे, देखो हमें इस फॉर्मूले में 3 इवेंट्स हैं, कौन कौन सी, 3 कार्ड से तो निकालना है, 3 कार्ड्स को हमें ड्रॉ करना है, ठीक है, पहले एक इवेंट होगी, पहले हम एक कार्ड को निकालेंगे, फिर हम सेकंड दोबारा से निकालेंगे दूसरे कार्ड को, फिर हम थर्ड टाइम निकालेंगे तीसरे कार्ड को। तो ये जो प्रोसेस है निकालने का ड्राइंग कार्ड्स, ये कंटिन्यूअसली चल रहा है, ठीक है, सक्सेसिवली। तो बस हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का यूज करना है, ठीक है, तो हमें इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड करना, क्या चाहिए हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन a has already occurred into probability of c given a and b have already occurred, ये चाहिए ना हमें। तो हम क्या करेंगे, देखो टोटल कार्ड्स इन अ स्टैंडर्ड डेक कितने हो जाएंगे, 52। देखो टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52 कार्ड्स हो जाएंगे इन अ डेक, ठीक है, 52 कार्ड्स होते हैं हमारे पास टोटल। अब कार्ड्स ऑफ किंग, अब किंग कितने होते हैं, 4, टोटल 4 किंग्स होते हैं, ठीक है। हमें क्या बोला है, हमारे पास इवेंट फर्स्ट है, इवेंट फर्स्ट इसको हम बोलेंगे इवेंट ए, क्या है, ड्राइंग ड्राइंग the cards, drawing the first card wing king, यही तो है हमारे पास इवेंट ए। जब हमने इवेंट ए का मतलब है हम एक कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज ऑफ किंग, ओके। तो अब हमारे पास ये जो इवेंट ए है, ये हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी का मतलब फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम क्या है, हमें किंग का कार्ड निकालना है ना, तो किंग कितने हैं, 4 आउट ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 30, ठीक है, ये हमारे पास इवेंट, ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब हमें किसकी नीड है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। देखो इवेंट ए तो हो चुकी ना, हमने इसमें से एक कार्ड फाइंड कर लिया, ठीक है, हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, इवेंट v अपॉन ए। अब इवेंट v अपॉन ए क्या करती है, ड्रॉइंग दी second card of wing king। अब हम सेकंड कार्ड फाइंड कर रहे हैं जो किसका है, किंग का, गिवन दे फर्स्ट कार्ड, गिवन दे ड्रॉन फर्स्ट कार्ड was of king। अब हमें ये दे रखा है कि हमें जो सेकंड कार्ड फाइंड करना है वो किंग का है, और फर्स्ट कार्ड जो था वो किंग का था, हम पहले ही उसे ड्रॉ कर चुके, ठीक है। तो अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ये फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ v
जाएगा। अब हमारे पास जो टोटल कार्ड बचे हैं ना, अब हमारे पास किंग कितने थे, 4 थे, हम तो एक पहले ही निकाल चुके ना, तो 3 बच गए हमारे पास। नाउ किंग्स आर लेफ्ट, 3 cards of kings are left. Okay. So अब पहले हमारे पास टोटल कार्ड्स हुआ 52 कार्ड्स थे, लेकिन हमने एक कार्ड निकाल दिया, ये हमारी इवेंट ए कह रही है। तो अब 52 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 51 बचेगी। तो अब टोटल कार्ड्स कितने बचे, 51। तो ये आ गया हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ वी गिवन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो अब हमने ये भी फाइंड कर लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ वी अपॉन बी गिवन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड भी फाइंड कर लिया। अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सी अपॉन ए इंटरसेक्शन वी फाइंड करना है। सो नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट इवेंट थी, ठीक है, ये सेकंड इवेंट है, और हमारे पास इवेंट थर्ड, वो क्या है, सी अपॉन ए इंटरसेक्शन वी, यानी कि ये हमारे पास इवेंट क्या दे रखी है, ड्राइंग the third card of being king given the both cards given the both cards first and second were of being king, ठीक है। अब हम ये जो थर्ड जो हमारे पास इवेंट है, जिसमें से हम किंग का कार्ड फाइंड ड्रॉ कर रहे हैं, और हम पहले ही फर्स्ट एंड सेकंड कार्ड जो इवेंट थी हमारे पास, उसमें से हमने किंग का कार्ड ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो ये जो दोनों इवेंट है ना, ये पहले ही हो चुकी है, ठीक है। अब हमारे पास जो कार्ड्स लेफ्ट है वो कितने हैं, टोटल कार्ड्स हमने 2 कार्ड्स तो निकाल लिए ना, और एक हमारे पास इवेंट फर्स्ट में निकाला हमने, दूसरा इवेंट सेकंड में निकाल लिया। अब तो कितने बच गए, 52 में से जब 2 चले माइनस करेंगे 50 बच गए ना, ठीक है। और अब हमारे पास किंग कितने बचे, किंग के कार्ड्स कितने होते हैं, 4 होते हैं, इसमें से हमने 2 किंग के कार्ड पहले ही ड्रॉ कर लिए, तो 2 किंग हमारे पास लेफ्ट है। तो हम क्या फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन इवेंट्स ए एंड वी हैव ऑलरेडी अकर्ड, क्या हो जाएगा, लेफ्ट किंग 2 cards of king are left upon 50 total cards are left, so क्या आ जाएगा 1/25। अब हमें मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज कर देनी है, यूजिंग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, बस ये है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फॉर 3 इवेंट्स व्हिच आर डिपेंडेंट। So using this formula, यही तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वी फाउंड 1/30 into probability of v given a event a has already occurred, which is 3/51 into probability of c where event a given event a and event b have already occurred, which is 1/25। बस यही हमारा आंसर है, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी और आंसर हमारा यही आ जाएगा। ओके, तो ये देखा हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फॉर 3 events which are dependent। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ओके, नाउ 3 इवेंट्स ए एंड बी। देखो हमारे पास इवेंट्स कैसी है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू में जो भी हमारे पास इवेंट्स उनका प्रोडक्ट हो जाएगा प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी।
ठीक है, ये तीनों इवेंट है ए बी सी। व्हाट इज इट, अब हमने इसी के बेस पे एग्जांपल लिया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ 6 ऑन फेयर 6 साइडेड डाई 3 टाइम्स इन अ रो। देखो हम क्या कर रहे हैं, अब हमारे पास 3 इवेंट्स हैं ए बी एंड सी, यहाँ पे हम 3 टाइम्स डाई को थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, और हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि डाई पर हमें क्या शो होना चाहिए, क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। यानी हमने जब पहले डाई को रोल किया तो हमें क्या मिला 6, फिर देन सेकंड हमने डाई को रोल किया, फिर हमें क्या मिला 6 मिला, फिर देन थर्ड टाइम हमने जब डाई को रोल किया तो हमें क्या मिला 6 मिला। तो अब हमें इन तीनों की ये जो तीनों इवेंट्स की है उसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। 3 ऑफ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। ओके, तो क्या करेंगे, यही फॉर्मूला यूज करेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, क्योंकि जो तीनों जो इवेंट्स हैं वो क्या है, कंटिन्यूअसली हो रही है, पहले फर्स्ट देन सेकंड देन थर्ड। देखो क्या है हमारे पास, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इवेंट फर्स्ट, इवेंट ए which says having 6 on the die in a first roll। जब हमने फर्स्ट टाइम रोल किया डाई को तो हमें क्या मिला 6। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दिस इज 1/6, वन टाइम मिला अपॉन टोटल कितने आउटकम होंगे जब हम डाई को रोल करेंगे, 6 आउटकम विल बी देयर, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब हमारे पास है इवेंट वी। इवेंट वी क्या है, इवेंट वी है having 6 on the die in second roll। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट भी 1/6। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारे पास इवेंट सी। इवेंट सी क्या है, having 6 on the die in third roll। अब हम थर्ड टाइम उसको रोल कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें सी इवेंट सी क्या हो जाएगा 1/6, यही तो हो जाएगा। अब हमें क्या यूज करना है, यूजिंग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ये हो जाएगी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स व्हिच आर ए बी एंड सी। 3 ऑफ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, ओके, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन V intersection event C versus P, probability of event A multiply probability of event V multiply probability of event C। Probability of A which we found 1/6 and probability of V equals to 1/6, probability of C which is 1/6, तो आ जाएगा 1/260, तो सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे एंड आंसर आ जाएगा 1/260। ओके, तो हमने देखा आज मल्टीप्लिकेशन रूल फॉर 2 इवेंट्स एंड नाउ वी saw the multiplication rule for 3 events which were dependent or and independent, but at this time the events were independent। Okay, so this formula will be used for independent events in multiplication theorem, which is probability of A intersection V intersection C equals to probability of event A into probability of event V into probability of event C। By using this formula B, solve this question। Okay, अब next कुछ हम formulas देखेंगे। So now we are going to see some formulas। Okay, हम यहाँ पे देखेंगे कॉम्प्लीमेंट। देखो ये हमारे पास है, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। क्या बोलेंगे इसे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एक हमारे पास इवेंट ए है, ठीक है, इवेंट ये क्या है ए, इसको बोल देंगे इवेंट ए, ठीक है। अगर लगाए इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो जाएगा नॉट इवेंट ए, नॉट
नॉट इवेंट ए, यानी कि नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट ए, ये हैपन ही नहीं हुआ। जैसे कि हमें बोला जाएगा कि ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए है, ठीक है, और अब हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ये हो जाएगा 1 माइनस पी। क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 1 माइनस पी। मतलब प्रोबेबिलिटी किसकी है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल्स टू में 1, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। यानी कि नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट ए, नॉट, ये जो कॉम्प्लीमेंट शो करता है नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट ए, ये हो ही नहीं है। मतलब जैसे कि आपसे बोला जाएगा कि एक स्टूडेंट है, उसके पास होने की जो पासिंग परसेंटेज है ना, कि वो पास हो रहा है, ठीक है, पासिंग परसेंट, जो पास होने की परसेंटेज है, पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग परसेंट ऑफ ए स्टूडेंट इज 30% है, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट पासिंग परसेंट ऑफ दैट स्टूडेंट 70% हो जाएगी। 30% है कि वो पास होगा, 70% फिर शो कर रहा है कि वो पास नहीं होगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट का ही मतलब हो जाएगा। अगर हम बोल रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, यानी ये इवेंट है कि बच्चा पास होगा, स्टूडेंट पास हो जाएगा, लेकिन अगर बोल रहे हैं स्टूडेंट पास नहीं होगा तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो इसका मतलब हम इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। तो इसका मतलब ये कि ये तो शो कर रहा है इवेंट का, कि जो ए हमारे पास इवेंट है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट शो करता है कि ये इवेंट नहीं हुई है। किसको शो करेगा, ये इवेंट नहीं हुई है, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए प्लस, ठीक है। तो ये तो हमारा शो कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट ए, बट दिस शोज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज नॉट हैपनिंग, ओके। तो इन दोनों का एडिशन 1 हो जाएगा। अब देखो आपने ये देखा था, ये हो जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पे लिखा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, तो ये हो जाएगा इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो ये क्या, हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसको इसी फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे। क्या हो जाएगा ये, अगर हम इतना निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इनटू, और इसको क्या लिखेंगे बी को, तो अभी ए की जगह बी पुट कर लो यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी यही आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, ये आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट बी, ओके। बट किसके लिए ये है फॉर इंडिपेंडेंट, किसके लिए, फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, व्हेन द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। आपने देखा था व्हेन दे आर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स व्हिच सेज probability of A intersection B equals to में probability of A multiply probability of event B। ये फॉर्मूला था किसके लिए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए, when the event A and event B are independent to each other, for independent events, ठीक है। So next हमारे पास, अब देखो अगर आपको डी मॉर्गन रूल और डी मॉर्गन थ्योरम, तो विच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ वी विच इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और इसका हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। फिर नेक्स्ट है
प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन, अभी इंटरसेक्शन था, ठीक है, तो ये यूनियन बन गया, और अब हमारे पास है यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, बोथ इवेंट्स आर नॉट हैपनिंग, ये जो है हमारे पास नॉट ए नॉट बी, इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का नॉट ए, ठीक है, नॉट ए नॉट बी, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अब ये जो इंटरसेक्शन है किसमें चेंज हो जाएगा, सॉरी यूनियन इंटरसेक्शन में यूज हो जाएगा, ठीक है, और इस पे लग जाएगा कॉम्प्लीमेंट पूरे इस पे फिर है, ठीक है, तो ये हो जाना है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी अगर हम देखें कि ये जो ए यूनियन बी है, इसको हम लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा ए यूनियन बी पे पूरा आ जाएगा यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, होल पे पूरे जो ए यूनियन बी है होल ब्रैकेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, इसी प्रकार से ये हो जाएगा हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, अब इंटरसेक्शन है लेकिन अब यूनियन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ये किसके इक्वल हो जाता है ए इंटरसेक्शन बी, ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास डी मॉर्गन थ्योरम और डी मॉर्गन रूल, ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हमें ये केस दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बट यहाँ पे इन केस अगर हमें ये दे रखा है फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये केस दिख रहा है ना फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो इस केस में ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के, ठीक है, जीरो के इक्वल हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पी ए इंटरसेक्ट ए यूनियन बी इक्वल्स टू में पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ओके, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब एक इवेंट ए है एक इवेंट बी है, ठीक है, तो ये हमारे पास ये दोनों इवेंट है, इसमें से कुछ कॉमन नहीं है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और ये इवेंट हो जाएगा, ये ए है ये बी है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में ये कॉमन पार्ट है, तो ये क्या हो जाएंगे नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो ऐसा केस हमें नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को शो करता है, बट अगर आपको दिख रहा है कि फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो ऐसे केस में आपको ये फॉर्मूला यूज करना है पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, एक और हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये केस दिख रहा है नीदर ए नॉर बी, नीदर इवेंट ए नॉर इवेंट बी, और हम इसको ये भी बोल सकते हैं नॉट ए एंड नॉट बी, तो आपको ये कैसे लिखना है, ये आपको लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट बी, फिर नेक्स्ट है हमारे पास ईदर ए और बी, ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स, तो इसको हम बोलेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, अगर दो इवेंट दे रखी है एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स ए एंड बी, तो हम इसको बोलेंगे यूनियन लेंगे, आपने देखा ना हमने क्या बोला, नीदर ए नॉर बी, ना तो ए ना ही बी, नॉट ए एंड नॉट बी, तो यहाँ पे हम इंटरसेक्शन यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, इंटरसेक्शन का यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ठीक है, अगर लिखा है ईदर ए और बी एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब एक बात और यहाँ पे देखते हैं हम, जो और होगा उसके लिए हम यूनियन यूज करेंगे, एंड होगा उसके लिए हम इंटरसेक्शन यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना एटलीस्ट वन ऑफ द टू इवेंट्स ए और बी। ठीक है, तो ये आ जाएगा यूनियन। समझ गए आप, यूनियन कहाँ पे आएगा, ईदर और में एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स में हम यूनियन यूज करेंगे। अगर नीदर ए, और फिर अगर और का मतलब है यूनियन यूज करना है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन। ओके